वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से। मैंने अभी तक 50 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको व्यू करो। ओके, कैसे स्क्रीन विजिबल हो मुझे बताना। ओके, सो फार अभी तक हमारी जो स्ट्रेटजी मेरी बिल्ड हो चुकी हैं। फाइवर पर मैंने 37 प्रोजेक्ट किए हैं। 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। अपवर्क मैंने अभी न्यूली स्टार्ट किया तो वहाँ पर भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू है कुछ। अभी तक यहाँ तक इस अकाउंट का कंसर्न है, अभी तक फाइवर का मेरे पास एक ही अकाउंट है, वो ये रहा। प्रीवियस जो गए वो अल्लाह को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए ब्लॉक। तो ये बचा हुआ है। इसमें मैंने 37 किए हैं, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं है। और काफ़ी अभी तक 50 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज बिल्ड की हैं। और स्ट्रेटजीज को व्यू करने के बाद जो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज हैं वो कुछ एक खास कैटेगरी या कुछ खास पैटर्न को फॉलो करती हैं। अब उसकी बेस पे मैंने स्ट्रेटजीज की टोटल कोई 4 कैटेगरीज में स्ट्रेटजीज को डिवाइड किया। अब ये मेरी ब्लॉग पोस्ट है, nabilindustries.com। मेरी वेबसाइट है चैनल के नाम से। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर ये ब्लॉग पोस्ट भी रीड आउट कर सकते हो। अब इस ब्लॉग पोस्ट को लिखने से पहले मैंने 1 डेढ़ साल तक ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप किए हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया। 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ मैंने स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उस डिस्कशन के बाद मल्टीपल स्ट्रेटजीज को अपनी नज़रों से देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद, मैं उस सेंस में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर की माइंडसेट नहीं रख सकता। मैं वो लेवल मेरा नहीं है। मेरा लेवल एक डेवलपर की हैसियत से, एक प्रोग्रामर की हैसियत से जो कि बोर्ड डेवलप करता है। और करियर जो है मेरा 1 डेढ़ साल का, और मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स की स्ट्रैटेजीज अंडरस्टैंड की हैं। अब एंड पे जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें हर एक स्ट्रैटेजी का ना, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है उससे पहले आप कुछ फैक्टर्स को गो थ्रू करना है। एक तो ड्रॉप डाउन का फैक्टर है। ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में जितनी भी अभी तक ट्रेड मौजूद हैं और वो लाइव में कितने लॉस तक, मैक्सिमम कितने लॉस तक जाती हैं, वो जो मैक्सिमम लॉस गया है ना कभी ऑल टाइम, जो भी आपने लाइव ट्रेड छोड़ दी है और आपका अकाउंट $1000 का है और लाइव में आपका अकाउंट जो था वो $600 के मैक्सिमम लॉस तक गया है, और उसके बाद रिटर्न होकर वापस आकर $200 या $100 पे क्लोज हो गया, लेकिन मैक्सिमम लॉस -600 तक गया था, वो आपका ड्रॉप डाउन फैक्टर है -60%। तो कुछ चीज़ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि विन रेट को, जिनका ड्रॉप डाउन ज़्यादा होता है उनका विन रेट, हाँ एक मिनट, जिनका ड्रॉप डाउन ज़्यादा होता है, हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिनका ड्रॉप डाउन ज़्यादा होता है उनका विन रेट भी ज़्यादा होता है। तो विन रेट और लूज रेशो क्या बताती है, 2 फैक्टर होते हैं फर्दर। एक तो ड्रॉप डाउन फैक्टर है, उसके बाद थर्ड फैक्टर विन रेट, विन टू लॉस रेशो, और थर्ड फैक्टर प्रॉफिट टू लॉस रेशो। अब विन टू लॉस रेशो क्या है, अगर आपने 100 ट्रेड्स इंप्लीमेंट किए हैं और आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 40 ट्रेड्स जो सी हैं वो आपकी प्रॉफिट में रहती हैं, इसका मतलब है कि आपका 40% विन रेट है। और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो, अगर आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को के ऊपर ट्रेड करते हो और टेक प्रॉफिट आपने 2 टाइम्स रखा हुआ है, जो आपका स्टॉप लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉप लॉस 10 पिप का है तो टेक प्रॉफिट आपने 20 पिप रखा हुआ है, तो ये आपका 2 to 1 का स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशियो है। ये भी अच्छी कंसिडर की जाती है। अगर 40% विन रेट है, 45% विन रेट है, 50% विन रेट है, डजेंट मैटर, 2 to 1 का जो टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशियो है, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी 40% के विन रेट के साथ 2 to 1 का टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो परफेक्ट है, स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो कम होगी तो 40% की जो विन रेट वाली स्ट्रैटेजी वो आपके लूजिंग कैटेगरी में चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, 2 तरह के मार्केट में लोग मौजूद हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड डेवलप किए हैं। लोग बोर्ड्स के लिए पे कर देते हैं, इतना इतना पे करते हैं कि बंदा क्या कहे भाई। पता होता है कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि रिस्की हैं, फिर भी उसके बाद भी बावजूद भी वो लोग पे करते हैं उस स्ट्रेटजी के लिए, और वो रिस्की भी होती हैं। हम्म, और रिस्की हैं, हो उन्हें एक फैक्टर की वजह से वो रिस्क फैक्टर एक्सेप्टेबल होता है, वो फैक्टर होता है विन रेट का। कुछ लोग होते हैं वो चेज करते हैं विन रेट को, वो चाहते हैं कि हमारी अगर हम 10 ट्रेड लगाएं ना, 10 में से 9 ट्रेड्स जो सी हैं हमारी वो सक्सेसफुल हमें ग्रीन में नजर आनी चाहिए।
अगर आपने ये विन रेट को चेस करना है भाई, फिर आपके लिए जो है ना ड्रॉप डाउन फैक्टर वो मार्केट में अवेलेबल है, होलसेल के हिसाब से अवेलेबल है। तो ड्रॉप डाउन का जो फैक्टर है वो अच्छा खासा होगा, उसको तुम लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर कैपेबिलिटी हजम कर सकते हो, डाइजेस्टिंग पावर है तुम लोगों की उतनी, तो उसको देखो, ड्रॉप डाउन फैक्टर वो मार्केट में मौजूद है। अब स्ट्रैटेजी की जो कैटेगरीज हैं, अब ड्रॉप डाउन वो मैं बताता हूँ कि ड्रॉप डाउन किन स्ट्रैटेजी का विन रेट ज़्यादा है और किन स्ट्रैटेजी का विन रेट नहीं है, बल्कि उसमें आपको टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो और विन टू लॉस रेशो को देखना पड़ता है। अब टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में आ जाओ, मैंने अभी तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज देखी है ना, जितनी भी, वो फॉल करती हैं इन चार कैटेगरीज में। बैक एंड पे एल्गोरिदम वेरी करती है, एल्गोरिदम डिफरेंट होती है, हर चीज़ की एल्गोरिदम वेरी करती है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी की अप्रोच है, मेजोरिटी लोग ना मार्टिंगल अप्रोच को यूज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमने एक बार लॉस किया ना, तो हम नेक्स्ट टाइम डबल वॉल्यूम के साथ मार्केट में रिटर्न करेंगे। उससे होता क्या है कि अगर आपने सेकंड टाइम आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहती है, जो प्रीवियस टाइम का जो लॉस होता है ना, वो आपका रिकवर हो जाता है। तो इस वजह से ये इसको ना, ये भी मैं एक सेंस में इस स्ट्रेटजी को भी ना मैं रिस्की ही कंसिडर करता हूँ। ये मेरी नज़र में कोई कोई कुछ आइडियाज़ हैं। हाँ, कुछ कोई स्ट्रैटेजी बुरी या अच्छी नहीं होती, उसको यूज़ करने की अप्रोच होती है, उसका माइंडसेट। हर स्ट्रैटेजी का ना अपना एक यूज़ केस है, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ मौजूद है। और हर मार्केट में हर बंदा एक कैलिबर का नहीं होता, अलग अलग कैलिबर के बंदे होते हैं, तो हर पर्सन का कैलिबर डिफरेंट है। तो वो उस जो रिस्की चीज़ है ना, उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स भी होते हैं। तो अगर कोई पर्सन बहुत टाइट टाइट रूल्स बना के उस चीज़ रिस्की चीज़ को भी बहुत सिक्योर वे में यूज़ कर रहा है, भाई उसका माइंड सेट है। हर कोई वैसा नहीं होता। अगर एक बंदा वो चीज़ करके कुछ कमा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कमा पाए। हर बंदे का माइंड सेट एक जैसा नहीं है, हर बंदे का कैलिबर एक जैसा नहीं है। कुछ बंदे कुछ लोग थोड़ा सा लॉस करेंगे, उनकी वो तार हिल जाएंगे दिमाग के, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी। तो वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे ना, तो तुम लोगों का जो अकाउंट है, बचा कुचा अकाउंट है, वो भी जाना गया, टाटा बाय बाय। तो ये चार तरह की स्ट्रैटेजी, जिसमें मार्टिंगल अप्रोच है, डीसीए अप्रोच है, डजेंट मैटर कि किस तरह के एल्गोरिदम के साथ ये अप्रोच यूज की जा रही है। मेजोरिटी जो कैटेगरीज हैं वो इन कैटेगरी में आती हैं। बस उसकी जो एंट्री क्राइटेरिया में ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अप्रोच ओवरऑल जो सी है ना, ये चार चार ही होती हैं: मार्टिनिंगल, डीसीए, हेजिंग और सिंगल ट्रेड। एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रेड ओपन करते हैं, और उसमें बस टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो और विन टू लॉस रेशो, ये चीज़ें बड़ा फोकस करके ना इसको एक एक एल्गोरिदम ऐसे बिल्ड करनी पड़ती है कि जो कि एक खास विन रेशो के साथ होती है, और एक खास विन रेशो के ऊपर हमें टी टेक प्रॉफिट की ना टीपी टू स्टॉप लॉस रेशो भी एक खास चूज करनी पड़ती है। इस पे थोड़ा सा ना, ये सबसे मोस्ट सिक्योर वे है जो फोर्थ नंबर पे है, सिंगल ट्रेड एट अ टाइम। एक एट अ टाइम सिर्फ आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हो, स्टॉप लॉस एक खास तरह का टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हो, विन टू लॉस रेशो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सबसे सिक्योर वे है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी इसमें। अगर ओवर ट्रेडिंग करो तो वो फिर सीन ऑपोजिट हो जाता है अक्सर। दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाएगा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तक ताल्लुक है डीसीए का, हेजिंग का और मार्टिंगल अप्रोच का, इसमें विन रेट जो है वो ज़्यादा होता है, मोर देन 90%। लेकिन इसमें ड्रॉ डाउन ऐसा है कि जब कभी वो, अगर 99% का विन रेट है, जो 1% अगर लॉस रेशो आएगी, पूरा अकाउंट वॉश, पूरा का पूरा अकाउंट ही वॉश। तो अब बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा है हमारे लिए? दो तरह की सिचुएशन मैंने बताई है। एक तो है हाई विन रेट का, और अगर तो आप सिनेरियो वन में फॉलो करते हो, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा प्रायोरिटी हाई विन रेट को है, ना कि ड्रॉप डाउन फैक्टर को। ये मैंने यहाँ पे वाजिया कर दिया। अगर जिस बंदे का विन रेट के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो बंदा चाहता है कि यार मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं 10 ट्रेड लगाऊं, 10 में से 9 मेरी साफ सुथरी नज़र आए, ग्रीन में नज़र आए, 8 मुझे ग्रीन में नज़र आए, उसका एक खास कैपिटल भी चाहिए होता है। ये नहीं है कि आप 1,000 का अकाउंट लो और उसके ऊपर $1,000 के अकाउंट के ऊपर जो डीसीए लगा लगा के छोड़ दो, हेजिंग लगा के छोड़ दो, अकाउंट वॉश कर देगी भाई। डीसी और हेजिंग में क्या चाहिए होता है आपको? कंसिस्टेंटली, जहाँ पे मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही होती है, आपको कंसिस्टेंटली मार्केट के अगेंस्ट फाइट बैक करनी पड़ती है, और मजीद ऑर्डर ओपन करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, मार्जिन।
और 1,000 अकाउंट का जो $1,000 का जो अकाउंट है उसके अंदर मार्जिन ही कितना मौजूद है, वो इतनी ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं कर सकेगा। कम से कम अगर DCA या हेजिंग टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ करनी हो ना, तो $10,000 का मुझे लगता है कि, मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि $10,000 मिनिमम रिक्वायर्ड होगा अगर DCA या हेजिंग करनी है तो। नहीं तो इन चीज़ों में हाई रेट ज़्यादा है ना, तो इसमें हाई विन रेट के साथ साथ हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए मजीद मार्केट के अगेंस्ट फाइट बैक करने के लिए मजीद ट्रेड ओपन करने की भी ज़रूरत है, मजीद मार्जिन भी हमें रिक्वायर्ड है। उसके लिए अकाउंट कैपिटल चाहिए। अगर अकाउंट कैपिटल नहीं है तो भाई भूल जाओ। अगर तो ये जो दूसरी है ना, अगर तो आपके लिए विन रेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि हाई विन रेट की जगह आप चाहते हो कि आपका जो ड्रॉप डाउन फैक्टर है ना वो मेंटेन रहे, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी आपने मेंटेन रखना है, तो आप ना फिर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो और विन टू लॉस रेशियो के साथ प्ले करते हो, और एट एट अ टाइम एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। उसमें हमारा जो ड्रॉप डाउन फैक्टर है वो कम होता है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन फैक्टर कम है, इसका मतलब है कि विन रेट जो है ना वो भी थोड़ा सा कम होगा। विन रेट आपका, अगर आपने 10 ट्रेड लगाई हैं, 10 में से 4 ट्रेड आपकी विन करेंगी या 6 ट्रेड विन करेंगी। अगर 4 भी करती हैं तो फिर आप 1:1, 1 टेक प्रॉफिट टू 1 स्टॉप लॉस की रेशो नहीं रख सकते, फिर आप 1.5 टेक प्रॉफिट टू 1 स्टॉप लॉस की रेशो रख सकते हो, यहाँ पे 2:1 की स्टॉप टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो रख सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा की टेक प्रॉफिट, तो वो सूटेबल रहेगा। नहीं तो ये सिंगल ट्रेड जोन सी, अगर आपका विन रेट ज़्यादा कम है तो टेक प्रॉफिट रेशो फिर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम होगी तो सिचुएशन जोन सी है ना फिर आपके अगेंस्ट चली जाएगी। अब यहाँ पे मुझे जो लगा है, मैंने बोट्स डेवलप की हैं, स्ट्रेटजीज को व्यू किया है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन, अभी माइंडसेट मेरा डेवलप हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। अभी जो मार्केट की टाइप्स है ना, अब राइट जो अप्रोच फॉलो करनी है ना मार्केट को, मैं देखता हूँ इस नज़र से कि मार्केट में 3 तरह के ही फेज़ हैं, इसके अलावा कोई फेज़ नहीं है। एक तो है रेंजिंग फेज़ होता है, दूसरा ट्रेंडी फेज़ होता है, तीसरा कंसोलिडेशन फेज़ होता है। तो अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंसोलिडेशन को एलिमिनेट कर दो, ये हमारे खाते में नहीं आता, इससे प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं है, इससे तो पैसे कमाए नहीं जाते कंसोलिडेशन से। पैसे आप 2 तरह से कमा सकते हो, एक ट्रेंडी फेज से, दूसरा रेंजिंग फेज से। ठीक है, अब ट्रेंडी फेज में जो DCA स्ट्रेटजीज है ना वो मेजोरिटी ट्रेंडी फेज में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। जैसे ही वो कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ टाइप्स की स्ट्रेटजीज जो सी हैं वो रेंजिंग में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ, टाइप्स यही रहती हैं, बस उनकी बैकएंड की जो एल्गोरिदम है ना वो डिफरेंट होती है। अब कुछ टाइप्स की एल्गोरिदम ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम के साथ वो एक खास पर्टिकुलर मार्केट फेज के ऊपर बेटर परफॉर्म करती हैं, और जैसे ही कोई अपोजिट मार्केट फेज स्टार्ट होता है ना तो उनका लूजिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई स्ट्रैटेजी है जो कि रेंजिंग फेज से कमा रही है, जैसे ही ट्रेंडिंग फेज स्टार्ट होगा, और जो यहाँ से कमाया होगा ना रेंजिंग फेज से, वो ट्रेंडिंग फेज में मार्केट को वापस देना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे हमें फिर, जब हमें ये पता चल जाए कि यार ये स्ट्रेटजी इस खास फेज पे अच्छा परफॉर्म करती है, दूसरे फेज पे नहीं करती, फिर उसमें ना हमें जो मार्केट फेज है, फिर उस खास मार्केट फेज को चेज करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी यहाँ पे पता क्या, DCA वाली स्ट्रेटजी जब चलती हैं रेंजिंग फेज में, वो अंत किस्म का प्रॉफिट, बहुत बहुत आला किस्म का प्रॉफिट देती है। लेकिन जो ट्रेंडी फेज की प्रायोरिटी है वो रेंजिंग फेज से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ट्रेंडी फेज की प्रायोरिटी रेंजिंग से ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेंडी फेज में अगर ट्रेड इम्प्लीमेंट भी है ना तो वो जाके हद क्या करेगी, रुक जाएगी एक एक ही चीज़ में अराउंड, जंप करती रहेगी, जंप करती रहेगी, जंप करती रहेगी। उसमें आपके पास जो ट्रेड है ना वो एक है, तो लूजिंग सिचुएशन जो होती है ना, ड्रॉप डाउन का फैक्टर, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडी है और आप उसको ट्रेंडी स्ट्रैटेजी के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पे ना आपके पास जो ड्रॉप डाउन फैक्टर है ना वो थोड़ा, अगर इन केस मार्केट ट्रेंडी आपके अगेंस्ट जाती भी है ना तो आपको ज़्यादा ड्रॉप डाउन फैक्टर नहीं दे के जाएगी। लेकिन DCA में क्या होता है, DCA स्ट्रैटेजी के लिए रेंजिंग फेज में आप ऐसी DCA स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड ओपन करती है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ओपन कर देगी, और जब कभी मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, अब आपको नहीं पता मार्केट ने किस तरफ फटना है, मार्केट अप साइड पे भी शूट कर सकती है, मार्केट डाउन साइड पे भी शूट कर सकती है।
मार्केट जिस डायरेक्शन में ज़्यादा शूट करेगी, अगर तो वो डायरेक्शन बाय लक हमारे अगेंस्ट चली गई, तो जितना वॉल्यूम खोल के रखा हुआ है ना डीसीए स्ट्रेटजी ने, वो क्या करेगा, वो अकाउंट वॉश कर देगा, डोमिनेंट फैक्टर हमारा 80% तक लेके जाएगा। तो ट्रेंडी फेज को मैं इस सेंस में प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी फैक्टर के लिहाज से ना अकाउंट वॉश नहीं होगा, बल्कि लॉस नज़र आ जाएगा, अकाउंट वॉश नहीं करेगी। लेकिन जो रेंजिंग फेज के ऊपर स्ट्रेटजी यूज़ होती हैं, उनको यूज़ करने का ना थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको ज़्यादा कंट्रोलेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप उसको मैनेज कर पाओ तो वेल एंड गुड है जी, नहीं कर पाओगे तो मुझे लगता है वो चीज़ रिस्की है, क्योंकि बहुत से बोर्ड मैंने देखे हैं जो बहुत से डेवलप भी किए हैं, जो कि डीसीए में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसको उसकी मैनेजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे बोर्ड जो डीसीए में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और अगर आप डीसीए के रेंजिंग मार्केट को ही चेज कर रहे हो, तो ये फिर थोड़ा रिस्की फैक्टर वहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज रहता ही है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट ने कब शूट करना है, इधर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है। तो ये दो थी मार्केट फेजेज जिनमें मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और आइडेंटिफाई द मार्केट फेज करेक्टली। हम्म भाई, इसको तो ये भाई डिपेंड करता है आप पे। अब आपने एनालिसिस आपका अच्छा होगा ना, एनालिसिस कैपेबिलिटी माइंडसेट ऐसा होगा कि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी किस फेज़ में बेहतर काम करती है, और आपने फिर फेज़ को चेज करना है। अगर आप कुछ अलग तरह की स्ट्रेटजी, हेजिंग टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, और सिंगल ट्रेड एट अ टाइम या फिर डायरेक्शनल टाइप की ट्रेड यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना ट्रेंडिंग के लिए साथ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। और अगर आप डीसीए टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, तो वो रेंजिंग फेज में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए जो मार्केट फेज है वो बेहतर कौन सा है, और करेक्ट मार्केट फेज कब आता है। मेजोरिटी रेंजिंग फेज हमेशा ट्रेंडी फेज के बाद में आता है, और ट्रेंडी फेज जब 3-4 दिन का चल रहा हो, उसके बाद फिर आप रेंजिंग फेज को फोकस करो, वो फिर चांसेस हैं कि वहाँ पे रेंजिंग फेज आएगा। तो पहला एक राउंड स्टार्ट करो ट्रेड लेके, मुझे लगता है कि वो रेंजिंग फेज जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल आओ, वेट ना करो कि मजीद रेंजिंग चल रहा है, हम यहाँ पे अपना डीसीए बोर्ड लगा ही रखते हैं और मजीद प्रॉफिट अकोमोडेट करते हैं। वो अकोमोडेशन के चक्कर में कभी भी वो मार्केट कभी शूट कर गई, या तो अप साइड पे या डाउन साइड पे, वो अकाउंट भी लेकर जाएगी ज़्यादा लालच के चक्कर में। तो स्टार्टिंग में रेंजिंग पे अगर ट्रेंड का वेट करो, ट्रेंड के खत्म होने का, जब लगेगा ट्रेंड काफी दिनों से एक डायरेक्शन में जा रहा है और अब रेंजिंग के थोड़े से सिग्नल मिल रहे हैं, डेविएशन फैक्टर नजर आ गया है, तो अब वहां पे बोर्ड स्टार्ट करके ना, तो थोड़ा सा जितना प्रॉफिट निकालना है, कम्प्लीट करना है, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में निकाल के ना, स्टार्टिंग के रेंजिंग फेज में से वो निकाल के एग्जिट हो जाओ, वो उसके साथ ही खुश रहो, नहीं तो जो कमाया वो वापस दोगे। ओके, चूज द राइट पेयर। ओके, हाँ, यहाँ ये भी मैटर करता है कि अब ये जो मैंने ये तो बता, ये तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि दो तरह के मार्केट फेजेस हैं, और कुछ करेंसीज ऐसी हैं कि कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिनकी जो कंट्रीज हैं ना, वो इस तरह से बिहेव करती हैं कि कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे बिहेव करते हैं कि उनकी जो नेचर है वो बाय नेचर ही वो ज़रा रेंजिंग फेज के होते हैं। कुछ पेयर्स बाय नेचर ही रेंजिंग फेज के होते हैं, कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं उनकी नेचर ट्रेंडी होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ट्रेंड के फेज में ही रहते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेटजी आपकी ऐसी है जो कि रेंजिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, इसका मतलब है कि आपको ना एक कुछ खास पेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो सी है ना, उनकी इकोनॉमी ही रेंजिंग मार्केट में, उनकी इकोनॉमी जो सी स्ट्रगलिंग फेज में है और वो कम्पीट कर रही है मार्केट के साथ। तो जो कंट्रीज जो सी हैं उनकी इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि वो उठते हैं, इम्प्रूव करती है अपनी मार्केट को, फिर वापस नीचे, फिर इम्प्रूव करती है, फिर वापस नीचे। तो वैसे ही कंट्रीज जो सी है ना, जो चैलेंजिंग है एक दूसरे के साथ, वो थोड़ी सी रेंजिंग नेचर शो करती हैं। तो रेंजिंग कुछ कंट्रीज की करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जो कि रेंजिंग नेचर शो करते हैं। इन शॉर्ट, अगर कोई रेंजिंग डीसीए स्ट्रैटेजी है तो हमें खास पर्टिकुलर पेयर को चूज करना है जो कि रेंजिंग नेचर का हो। अगर वो पेयर ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम रेंजिंग नेचर में रहता है, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो पेयर की चॉइस भी मैटर करती है कि कौन सा पेयर यूज़ कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कि एक साल को 10-12 पेयर ओपन करने हैं। एक दो पेयर के ऊपर महारत होगी, इनफ है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा है।
और जी ये यहाँ पे लास्ट पे कंक्लूजन है थोड़ा सा, जिसमें मैंने लिखा है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी गलतियों से कि राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग करने का। अपनी ना एक लिमिटेशन डिसाइड करो और उनको ना सख्ती से उस लिमिटेशन को डिसाइड करो, रूल बनाओ अपने और उसको सख्ती से फॉलो करो। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो ट्रेडिंग में वो बेवकूफ़ लोग होते हैं भाई, जो कहते हैं कि जी बस मार्केट यहाँ तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है भाई, पीछे की चीज़ें देखो। यहाँ तो तुसी वो लोग जो उनसे है ना, जो मार्केट को सिर्फ इस सेंस में देखते हैं कि मार्केट यहाँ तो ऊपर जा रही है यहाँ तो नीचे जा रही है, मतलब वो बंदा ना पक्का जुआरी है, वो आया हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग करके। उसको नहीं पता ट्रेडिंग होती क्या है, उसको नहीं पता मार्केट क्या चीज़ है। वो भाई वो जुआ करके आया है। उसको पता है कि हाँ, फॉरेक्स भी एक सेंस में ऐसे ही है। यहाँ पे ना फॉरेक्स में और ऑप्शन ट्रेडिंग में फ़र्क ये है। अब कोई कहेगा कि यार ओरिजिनल में ट्रेडिंग नहीं हो रही, भाई अगर ओरिजिनल में नहीं ना हो रही तो वो ब्रोकर का कसूर है। एशियन ब्रोकर के पास जाओ ना आप, जो असल में बैकएंड पे सेंट्रल बैंक में वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आप फॉरेक्स ना करो। अगर आपको लगता है कि बैकएंड पे ट्रेडिंग, फॉरेक्स फॉरेक्स में अगर सच में करेंसी की ट्रेडिंग होती है ना तो वो जायज़ है। वही सेंस में आप कह लो कि अगर सच में आप फियाट करेंसी को यूज़ कर रहे हो और सच में आप जब मुल्क को शिफ्ट करते हो तो आप उस वक्त भी तो, अब किसी ने यहाँ से पाकिस्तान से 1-2 साल पहले अगर यूएस जाना था तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलता है। तो वो उस वक्त 100 रुपये का $1 था, आपने ले लिया, जाते जाते आपने ट्रेड की ना एक, आपने डॉलर ले लिए, आपने 1 लाख कन्वर्ट करके 1,000 डॉलर ले लिया। अब अगर आप इन दिनों में वापस आते हैं जब डॉलर की प्राइस 177 है, तो जब आप वापस आते हो तो फिर आप जो इंटरनेशनल मार्केट में जब आप एयरपोर्ट पे करेंसी कन्वर्ट करवाते हो तो वहाँ पे आप उनको क्यों नहीं कहते कि जब यार हम जब यहाँ से गए थे हमने 100 रुपये के हिसाब से डॉलर लिया था, पर हम इतने नेक हैं और इतने परहेजगार हैं कि जब हम वापस आ रहे हैं हमें डॉलर भी ना आप 100 के हिसाब से दें। लेकिन उस टाइम जब 177 रुपये मिल रहे होते हैं आपको, मतलब 1,75,000 मिल रहे होते हैं, तुम लोग दे के 1 लाख गए थे, वापस आके 1,75,000 लेके आ रहे हो, तो 75,000 जो एक्स्ट्रा तुम लोग उस वक्त एक्सचेंज करवा के अपनी जेब में चुपचाप डाल डाल लेते हो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों फिर अक्सर लोग शो करते हैं ना कि यार ट्रेडिंग में ऐसे है भाई। फिर जब आप मुल्क शिफ्ट करते हो उसमें भी ट्रेडिंग फिर ईमानदारी से करो ना। फिर जब आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 75,000 ज़्यादा मिल रहा है, आपने तो 1 लाख दिया था, 75,000 ज़्यादा मिल रहा है आपको, फिर क्यों लेके आते हो? ये एक चीज़ समझ लो कि रियल लाइफ में जो करेंसी बनाई गई है ना दुनिया में, आप करेंसी के थ्रू ना अपनी परचेजिंग पावर को होल्ड नहीं कर सकते। परचेजिंग पावर किस कौन होल्ड करता है? गवर्नमेंट। आप मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हो ना, आप दरअसल पैसा नहीं कमा रहे, पैसे के बदले में आप जो परचेजिंग पावर है ना, आप वो चीज़ अर्न कर रहे हो। और पैसा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उस परचेजिंग पावर को होल्ड करने का एक तरीकेकार है। या तो आप पैसे करेंसी पेपर के थ्रू यूज़ कर लो जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, या फिर आप किसी एसिड में कन्वर्ट करके रख लो अपनी परचेजिंग पावर को। जैसे कि रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, ये एसिड है ना, डिजिटल एसिड है। तो अगर आप उनमें सेव करके रख लेते हो इसका मतलब है कि यार आपने परचेजिंग पावर होल्ड कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी आपकी परचेजिंग पावर को उतना नहीं रहने देती। जब दिल करता है ना आपसे बगैर पूछे चीज खींच लेती है। अब मैं ऐसा कहूँगा यार मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ और तुम लोगों में से कोई एक आए मेरे वॉलेट में से पैसा निकाल के ले जाए, मुझसे पूछे भी ना, मुझे तो गुस्सा आएगा ना, मैं उठ के उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगा दूंगा तो भाई तुझे तमीज़ नहीं है कि हरकतें कर रहे हो। अब इसी तरह तुम लोग बैठे हुए हो, कोई तीसरा बंदा आके तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के ले जाए, तुम लोग कहोगे यार ये तो अनएथिकल काम है, तुम लोग क्यों पैसे निकाल के लेके जा रहे हो? गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, वो परचेजिंग पावर को सक कर लेगी चुप करके। और इन्फ्लेशन का फैक्टर मजीद प्रिंट किया, मार्केट में पैसे आ गए मजीद। मार्केट में एक गुड्स हैं, यूटिलिटी हैं जो कि एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर यूज हो रही होती हैं, उसके इक्विवेलेंट एक खास अमाउंट में करेंसी प्रिंट की जाती है। बाद में जी कुछ करेंसी जो सी हैं मार्केट में, करेंसी की जब शॉर्टेज होती है कुछ लोग ज़्यादा करेंसी होल्ड करके रख लेते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं रखते। वो मार्केट में आती ही नहीं है करेंसी, मार्केट में करेंसी की शॉर्टेज हो जाती है, यूटिलिटी मार्केट में मौजूद है, लोगों को चीज़ें एक्सचेंज करने की करेंसी की भी ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो मजीद करेंसी प्रिंट करती है, मार्केट में छोड़ देती है। अब मार्केट में करेंसी की तादाद ज़्यादा हो गई है, गुड्स जितने पड़े हुए हैं, तो वो जो करेंसी की तादाद ज़्यादा हो गई है ना, वो फिर आस्ता आस्ता क्या करते हैं,
इन गुड्स की प्राइस बढ़ा देते हैं। वो करेंसी की जो अमाउंट है ना, फिगर नंबर 111000, उस फिगर को उन्होंने पूरा करना है। जितने मार्केट में करेंसी मौजूद है उसको डिवाइड कर दो गुड्स के साथ। तो जितनी पर गुड की प्राइस निकल रही है ना, वो सारी करेंसी डिवाइड होके वापस गुड्स के ऊपर ही जाएगी। तो चीज़ों की जो सी है ना, यूटिलिटी चीज़ों की, वो प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाता है, गवर्नमेंट पैसे ले जाती है बीच में से। हम लोग, गवर्नमेंट बगैर बगैर हमारी परमिशन के वो काम कर रही है ना, वो हमारे अगेंस्ट काम करती है। वो एग्री नहीं करेगी, लेकिन जो इन्फ्लेशन फैक्टर है वो गवर्नमेंट की वजह से ही आता है। और हम लोग बाद में चूचे बन के बस बैठे होते हैं, बस ये पैसे गुआ दिए हमने। 1 साल पहले के जो 1 करोड़ है वो अब के 70 लाख के बराबर है। और गवर्नमेंट करती है, करेंसी की वर्थ अप डाउन होती है। जब आप कंट्रीज चेंज करते हो तब आपको इस वर्थ का पता चलता है कि यार ये वर्थ, जब आप मुल्क के अंदर ही रह रहे हो ना, उसी चीज करेंसी के अंदर ही सारा काम कर रहे हो, आपको समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। जब आप कंट्री शिफ्ट करके जाते हो ना, और फिर ट्रेडिंग करके वापस आते हो, 1 लाख लेके गए हो, 1,75,000 लेके वापस आए हो, जब आप शिफ्टिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि यार ट्रेडिंग तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। और जो लोग ट्रेडर हैं, माइंडसेट रखते हैं ये वाला, वो वो लोग ना इसी वीक पॉइंट पे रह के ना, इस एज के ऊपर रह के, यहाँ पे जंग का मैदान लगा होता है, वो वहीं पे रह के काम कर रहे होते हैं। रिस्क भी लेते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, उनको पता है यहाँ पे लूजिंग फैक्टर भी है, यहाँ पे विनिंग फैक्टर भी है। तो मैं ये नहीं कहता लोन लेके करो, लिवरेज लेके करो भाई, वो फिर नहीं सही। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कर रहे हो, लिवरेज लेके कर रहे हो। आप सपोर्ट करो, आप लोग बगैर लिवरेज के काम करो, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर लो, क्रिप्टो की तरफ चले जाओ स्पॉट में। ठीक। अब क्रिप्टो को भी कहो कि ये भी एक पॉन्जी स्कीम की तरह है। भाई हमारी जो करेंसीज है ना, पीकेआर करेंसी या डॉलर करेंसी है, ये भी पॉन्जी स्कीम ही है फिर, क्योंकि इनके अंदर भी करेंसी की जो वर्थ है वो भी अप डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आता है, वो भी अप डाउन होती है। ठीक है। अब इसमें बैकएंड पे मल्टीपल फैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर दो कि वहाँ पे हम बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस बिजनेस में हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका रियल केस सिनेरियो है। वॉरेन बफेट कहता है जो क्रिप्टो करेंसी है उसका रियल केस कोई सिनेरियो नहीं है, लोग पैसे पुट करते जाते हैं, और आप जो जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके साथ उस अमाउंट को डिवाइड करो तो वो एसेट की प्राइस अप होती जाती है, और बैक एंड पे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन स्टॉक के अंदर क्या होता है, हम एक्चुअली में बिजनेस कर रहे होते हैं बैक एंड पे, और उसको बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं, और हम करेंसीज को इकोनॉमी चलाने के लिए एक रियल वर्ल्ड बिजनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं। क्रिप्टो को भी कर सकते हो ना, वो भी आप उस सेंस में यूज कर सकते हो, तो उसकी भी अपनी जगह पे बढ़ता है। तो खैर, मैं वैसे शिफ्ट हो गया टॉपिक से। जो टॉपिक था हमारा ये था कि अपने रूल्स बनाओ, और अपने मैक्स लॉस पर डे, पर वीक, पर मंथ डिसाइड करो। उस सेक्टर से, उस लॉस सेक्टर से ज़्यादा आपने लॉस नहीं करना। हो जाए ना पूरे वीक का अगर टारगेट, लॉस का टारगेट हिट हो जाए ना, तो बस। अगर पूरे वीक का 2% का लॉस टारगेट रखा हुआ है, 2% हो गया एक वीक का, भाई निकलो बाय। अगर एक वीक का 3% 4% टीपी टारगेट हिट हो गया, बस भाई निकलो वहाँ से। तो लॉस टारगेट और टीपी टारगेट ये रखो अपने, उसके मुताबिक काम करो, और रिलैक्स हो के ना अपना ट्रेडिंग करते रहो। तो होपफुली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में कोई मैंने उल्टी ऊपर नीचे कोई लैंग्वेज यूज़ कर ली है, अगर ज़्यादा बुरी लगी हो तो माजरत है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।